कभी किसी का फोन खोया है, वो जो पेट में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है ना, या कभी ये डर लगा है कि जो अनजान नंबर से फोन या मैसेज आ रहे हैं वो कहीं किसी फर्जी सिम से तो नहीं। हम सब अपनी डिजिटल जिंदगी को लेकर थोड़ी बहुत चिंता में तो रहते ही हैं। आज हम इसी चिंता को कम करने वाले एक सरकारी टूल पर गहराई से बात करने वाले हैं, जिसका नाम है संचार साथी। बिल्कुल, और आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये क्या है, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई हमारी डिजिटल पहचान का कंट्रोल वापस हमारे हाथों में देता है। इसे आप अपने मोबाइल और सिम का डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं। डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड, ये अच्छा नाम है। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि ये गार्ड कितना मजबूत है और क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। आज की बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? मेरा मतलब है, फोन चोरी तो पहले भी होते थे, फ्रॉड भी होते थे। अचानक ऐसा क्या बदल गया कि इस तरह के एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल की जरूरत आन पड़ी? यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। देखिए, पहले फोन सिर्फ एक डिवाइस था जिससे हम बात करते थे। आज वो हमारी तिजोरी है, हमारा पहचान पत्र है, हमारी निजी डायरी है। आप सोचिए, अगर फोन किसी गलत हाथ में चला जाए तो क्या हो सकता है? आपके बैंक अकाउंट से जुड़े ओटीपी उस तक पहुंच सकते हैं। सही बात है। और यूपीआई ऐप्स तो आजकल हर फोन में लॉगिन रहती हैं। फोन गया मतलब एक तरह से आपका वॉलेट ही चला गया। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, व्हाट्सएप पर हमारी निजी तस्वीरें, हमारी बातचीत, उसका एक्सेस किसी और को मिल सकता है। बिल्कुल। और मामला इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। आपकी पहचान का इस्तेमाल किसी गैर कानूनी काम में हो सकता है। सोचिए, देश में कहीं कोई अपराध हो और पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी हो क्योंकि उस अपराध में इस्तेमाल हुआ सिम कार्ड आपके नाम पर था। ये तो बहुत डरावना है ना? तो इन्हीं नए डिजिटल खतरों से निपटने के लिए एक पुराने सिस्टम से काम नहीं चल सकता था। एक मजबूत और सेंट्रलाइज्ड जवाब की जरूरत थी, और वही जवाब है संचार साथी। ठीक है, तो ये टूल हमें इन खतरों से बचाता कैसे है? मैंने सुना है इसका एक बहुत दमदार फीचर है, CEIR, यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसे आसान भाषा में फोन का डिजिटल किल स्विच समझिए। हर फोन का एक यूनिक 15 डिजिट का IMEI नंबर होता है, जैसे हर इंसान का अपना फिंगरप्रिंट। अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप इस पोर्टल पर जाकर उस IMEI नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। जब किसी का फोन चोरी होता है तो वो इंसान घबराया हुआ होता है। उसे अपना IMEI नंबर कहाँ से याद रहेगा? फोन के डिब्बे तो लोग अक्सर फेंक देते हैं। क्या ये प्रक्रिया असल में उतनी आसान है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक व्यावहारिक समस्या है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि हर किसी को अपना IMEI नंबर फोन के बॉक्स से निकाल कर या फोन में #06# डायल करके कहीं सुरक्षित लिख लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी लिखा है तो फोन खरीदते वक्त जो बिल मिलता है उस पर भी ये नंबर लिखा होता है। और प्रक्रिया की बात करें तो इसे काफी सरल बनाया गया है। आपको बस एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और FIR की एक कॉपी अपलोड करनी होती है। और मान लीजिए मैंने अपना फोन ब्लॉक करवा दिया, तो चोर के हाथ में जो डिवाइस है उसका क्या होगा? बस यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही आप फोन ब्लॉक करते हैं, वो भारत के किसी भी मोबाइल नेटवर्क पर रजिस्टर नहीं हो सकता। अच्छा, किसी भी नेटवर्क पर? या किसी भी, उसमें कोई भी सिम डाल लो, नेटवर्क आएगा ही नहीं। चोर के लिए वो महंगा स्मार्टफोन सिर्फ एक कांच और मेटल का डिब्बा बन के रह जाएगा। ये सिर्फ आपके डेटा को सुरक्षित नहीं करता, बल्कि फोन चोरी को एक घाटे का सौदा बना देगा। Exactly. सही बात है। जब चोर को पता होगा कि चोरी किया हुआ फोन चलेगा ही नहीं, तो वो चोरी करेगा ही क्यों? Exactly. और अगर फोन वापस मिल गया तो? हाँ, ये भी सवाल था मेरा। क्या वो हमेशा के लिए डिब्बा बन गया? नहीं, कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर फोन वापस मिल जाता है तो आप उसी पोर्टल पर जाकर उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं और वो फिर से नॉर्मल काम करने लगेगा। ये फीचर दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी पावर को वापस यूजर के हाथ में दे रही है। तो CEIR हमारे डिवाइस यानी फोन को सुरक्षित करता है, लेकिन डिवाइस तो सिर्फ एक हिस्सा है। जैसा आपने कहा, असली खेल तो सिम कार्ड का है। किसी के हाथ अगर हमारी पहचान से जुड़ा कोई गलत सिम लग जाए तो वो शायद चोरी हुए फोन से भी ज्यादा खतरनाक है। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है, और इसी समस्या का समाधान करता है इसका दूसरा शानदार फीचर, TFCOP, यानी टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वाह, नाम तो बड़ा भारी भरकम है। ये काम कैसे करता है? नाम भले ही जटिल हो, पर इसका काम बहुत सरल और शक्तिशाली है। TFCOP एक तरह से आपकी डिजिटल पहचान का आईना है। डिजिटल पहचान का आईना? हाँ, आपको बस पोर्टल पर जाकर अपना कोई भी मोबाइल नंबर डालना है।
OTP से वेरीफाई करना है और आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। उस लिस्ट में क्या होता है? उस लिस्ट में ये जानकारी होती है कि आपकी आईडी यानी आपके आधार कार्ड या किसी और पहचान पत्र पर कुल कितनी सिम चल रही हैं। ये सिर्फ फ्रॉड पकड़ने का तरीका नहीं है, ये अपनी डिजिटल पहचान का ऑडिट करने जैसा है। ऑडिट सही शब्द है। हाँ, पहली बार एक आम नागरिक बिना किसी टेलीकॉम कंपनी के चक्कर काटे एक जगह पर यह देख सकता है कि उसकी पहचान कहां और कैसे इस्तेमाल हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है। मैंने असल में ये खुद करके देखा। अपना नंबर डाला और शुक्र है कि लिस्ट में कोई अनजान नंबर नहीं था, पर एक पल के लिए दिल में धक धक जरूर हुई थी कि कहीं कोई सरप्राइज न मिल जाए। तो मान लीजिए किसी को अपनी लिस्ट में कोई ऐसा नंबर दिखता है जो उसका है ही नहीं, तब क्या? बस वहीं पर आपको असली कंट्रोल मिलता है। हर अनजान नंबर के आगे नॉट माय नंबर का विकल्प होता है। आप उसे चुनकर सीधे वहीं से रिपोर्ट कर सकते हैं। वहीं से? तुरंत? हाँ, तुरंत। इसके बाद दूरसंचार विभाग उस नंबर को दोबारा वेरीफाई करता है और अगर वो फर्जी पाया जाता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। ये KYC फ्रॉड पर सीधी चोट है। KYC फ्रॉड, इसका जिक्र मैंने भी पढ़ा था। KYC यानी नो योर कस्टमर, वो प्रक्रिया जिसमें हम सिम लेने के लिए अपना आधार कार्ड या कोई और पहचान पत्र देते हैं। क्या इसी प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है? हाँ, कई बार दुकानदार या एजेंट एक सिम देने के बहाने आपकी आईडी पर कई सिम एक्टिवेट कर लेते हैं और उन्हें फिर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। टैफकॉप इसी फ्रॉड को पकड़ना आम नागरिक के लिए संभव बनाता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी, कंट्रोल, सुरक्षा, लेकिन जब भी सरकारी पोर्टल और डेटा जैसे शब्द एक साथ आते हैं तो मेरे मन में एक लाल बत्ती जलने लगती है। प्राइवेसी की। ये पोर्टल हमारी सारी जानकारी देख रहा है। क्या लोगों का इस पर भरोसा करना आसान होगा, खासकर जब सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर डेटा सुरक्षा का रिकॉर्ड हमेशा बहुत अच्छा नहीं रहा है? ये एक बेहद जरूरी और जायज चिंता है। कोई भी टूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो वो बेकार है। इसे लेकर पोर्टल पर कुछ बातें साफ की गई हैं। पहली बात, ये कोई नई जानकारी नहीं बना रहा है। ये सिर्फ वही जानकारी इस्तेमाल करता है जो टेलीकॉम कंपनियों के सिस्टम में पहले से मौजूद है। आपका KYC डेटा, आपके फोन का IMEI नंबर, ये बस उस बिखरी हुई जानकारी को एक जगह लाकर उसका कंट्रोल आपको दे रहा है। लेकिन उस डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा? इस पर हमारा क्या कंट्रोल है? क्या इसकी कोई गारंटी है कि इसका इस्तेमाल हमें ट्रैक करने या हमारी जासूसी करने के लिए नहीं होगा? यहीं पर पारदर्शिता और सहमति की भूमिका आती है। पोर्टल साफ तौर पर कहता है कि डेटा का इस्तेमाल सिर्फ 3 कामों के लिए होगा: फ्रॉड रोकना, आपकी पहचान को वेरीफाई करना और आपके मोबाइल की सुरक्षा। इसके अलावा टैफकॉप जैसे फीचर आपकी सहमति के बिना काम ही नहीं करते। अच्छा। जब तक आप OTP नहीं डालेंगे, कोई नहीं देख सकता कि आपके नाम पर कितनी सिम है। ये एक तरह का डिजिटल लॉकर है जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है। हालांकि आपका संदेह अपनी जगह सही है। भरोसा बनने में समय लगता है और ये तभी बनेगा जब ये सिस्टम लंबे समय तक बिना किसी गड़बड़ी के काम करेगा और लोगों की समस्याओं को हल करेगा। चलिए थ्योरी से हटकर कुछ असली कहानियों से समझते हैं कि ये लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। हमारे पास राहुल की कहानी है। राहुल दिल्ली के एक भीड़ भरे बाजार में था जब उसका फोन चोरी हो गया। वो बुरी तरह घबरा गया। फोन में UPI, बैंकिंग एप्स, WhatsApp सब कुछ था। मैं उस घबराहट को समझ सकता हूँ। उस वक्त दिमाग काम करना बंद कर देता है कि पहले बैंक को फोन करें, सिम ब्लॉक कराएं या पुलिस के पास जाएं। बिल्कुल, लेकिन राहुल को संचार साथी के बारे में पता था। उसने तुरंत पास के एक साइबर कैफे में जाकर अपने फोन का IMEI नंबर डालकर उसे ब्लॉक कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चोर उस फोन को ऑन तो कर पाया, पर उसमें कोई नेटवर्क नहीं आया। मतलब फोन बेकार हो गया उसके लिए? हाँ, वो ना तो किसी को फोन कर सका, ना ही इंटरनेट इस्तेमाल कर पाया। राहुल का सारा डेटा और पैसा सुरक्षित रहा। कुछ दिनों बाद जब पुलिस ने फोन बरामद किया तो राहुल ने उसे आसानी से अनब्लॉक भी कर लिया। ये दिखाता है कि सही समय पर सही जानकारी होना कितना बड़ा हथियार है। उसने अपनी घबराहट को एक्शन में बदल दिया। दूसरी कहानी नेहा की है, जो पुणे में काम करती है। उसने टैफकॉप के बारे में सुना तो बस अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना नंबर डालकर चेक किया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके नाम पर 6 अनजान सिम चल रही थी, जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। अरे बाप रे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। उन सिम का इस्तेमाल किसी भी गलत काम में हो सकता था और फंसती नेहा। हाँ, लेकिन नेहा ने घबराने की बजाय तुरंत उन सभी अनजान नंबरों को पोर्टल से ही नॉट माय नंबर पर रिपोर्ट कर दिया। कुछ ही हफ्तों के अंदर दूरसंचार विभाग ने उन सभी फर्जी सिम को बंद कर दिया।
नेहा कहती है कि उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी डिजिटल पहचान की सफाई की हो और एक बड़े खतरे को टाल दिया हो। और एक तीसरा उदाहरण भी है जो छोटी लगने वाली परेशानी से जुड़ा है, रवि की कहानी। रवि लगातार स्पैम कॉल्स और मैसेज से परेशान था। उसे लगता था कि उसका नंबर कहीं लीक हो गया है। ये तो हम सबके साथ होता है। हाँ, उसने टाफकॉप में चेक किया तो पता चला कि उसकी एक बहुत पुरानी सिम, जिसे वह सालों पहले इस्तेमाल करना छोड़ चुका था और भूल गया था, वो अभी भी एक्टिव थी। हाँ। और शायद किसी टेलीमार्केटिंग डेटाबेस में शामिल थी। उसने उसे वहीं से ब्लॉक करवाया और उसके बाद स्पैम कॉल्स में काफी कमी आ गई। इन कहानियों से ये साफ है कि ये सिर्फ बड़े अपराधों को रोकने का टूल नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की डिजिटल परेशानियों को दूर करने में भी मदद करता है। अब जरा इसके बड़े और लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों पर नजर डालते हैं। ये तो साफ है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका क्या असर होगा? इसके दीर्घकालिक प्रभाव काफी गहरे हो सकते हैं। सबसे पहला और सीधा असर तो यही होगा कि पहचान की चोरी, सिम स्वैपिंग और बैंकिंग फ्रॉड जैसे डिजिटल अपराधों में कमी आएगी। जब अपराधियों के लिए फर्जी सिम लेना या चोरी का फोन इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे अपराध अपने आप कम होंगे। सही है। ये अपराधियों के लिए एंट्री बैरियर को ऊंचा कर देता है। और जब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तो उनका डिजिटल सेवाओं पर भरोसा भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल। ये दूसरा बड़ा प्रभाव है डिजिटल ट्रस्ट का बढ़ना। जब एक आम नागरिक को यह विश्वास होगा कि उसका फोन, उसकी पहचान और उसका पैसा ऑनलाइन सुरक्षित है, तो वो बिना डरे डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करेगा। इससे डिजिटल इंडिया का विजन सिर्फ एक नारा ना रहकर एक हकीकत बनेगा। इससे पूरी डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। इसमें एक और बहुत जरूरी पहलू है बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा। डिजिटल फ्रॉड के सबसे आसान शिकार अक्सर यही लोग होते हैं। उन्हें टेक्नोलॉजी की उतनी समझ नहीं होती। अपने बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। ये प्लेटफॉर्म लंबे समय में उनके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। परिवार का कोई पढ़ा लिखा सदस्य समय समय पर उनके नाम पर चल रही सिम की जांच कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा सोचा है। ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी धोखेबाज ने उनके नाम पर कोई सिम तो एक्टिवेट नहीं कर ली है। ये उन्हें सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देता है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने इसके फीचर्स को समझा, प्राइवेसी पर बहस की और भविष्य के असर को भी देखा। कुल मिलाकर हम इसे कैसे देखें? कुल मिलाकर संचार साथी सिर्फ एक और सरकारी वेबसाइट नहीं है। ये सोच में एक बदलाव का प्रतीक है। ये डिजिटल सुरक्षा की जिम्मेदारी को सिस्टम से निकालकर यूजर के हाथों में देने की कोशिश है। वाह! यह हमें सिर्फ एक पैसिव कंज्यूमर से एक एक्टिव और एम्पावर्ड डिजिटल सिटीजन बनाता है। ये कहता है कि आपकी डिजिटल पहचान आपकी है और इसकी सुरक्षा का पहला हक और कंट्रोल भी आपका ही होना चाहिए। एक जगह लिखा था, डिजिटल इंडिया तभी मजबूत होगा जब हर यूजर सुरक्षित महसूस करेगा। और संचार साथी उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम लगता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। संचार साथी जैसे मजबूत टूल तो अब हमारे पास हैं, जो हमें रिएक्ट करने की, यानी समस्या होने के बाद एक्शन लेने की ताकत देते हैं। लेकिन अपनी डिजिटल पहचान का पहला सुरक्षा कवच बनने के लिए एक व्यक्ति को खुद कौन सी एक आदत अपनानी चाहिए ताकि वो प्रोएक्टिव बन सके और ऐसे टूल की जरूरत पड़ने से पहले ही खुद को सुरक्षित रख सके।